एसी फंडामेंटल्स में हमने पहले 7 MCQs जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी MCQ नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। सो द इक्वेशन फॉर 25 साइकिल करंट साइन वेव हैविंग RMS वैल्यू ऑफ 30 एम्पेयर्स विल बी। ठीक है, अब ये देखें, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले देखें हमारे 25 साइकिल्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी गिवन है और RMS वैल्यू करंट की गिवन है 30 एम्पेयर्स। सो इस डाटा को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें, फ्रीक्वेंसी हमने बता दी 25 हर्ट्ज़ की, RMS वैल्यू ऑफ करंट जो है वो 30 एम्पेयर है। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द करंट साइन वेव इज़ डिटरमिन यूजिंग I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है। सबसे पहले I0 की जो वैल्यू है ये हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RMS वैल्यू। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पता है कि RMS वैल्यू जो होती है वो इस वैल्यू के पीक वैल्यू के साथ अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास RMS वैल्यू आती है। ठीक है, RMS वैल्यू जो थी वो क्या थी, I0 डिवाइडेड बाई √2। तो वो जो √2 है वो इस तरफ आके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आई पीक की या I0 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सो RMS जो है वो नॉन है 30, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं √2 से, तो हमारे पास जो पीक वैल्यू आती है करंट की वो कितनी आती है 42.24 एम्पेयर। सो यहाँ तक देखें हमने आई की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ तक फाइंड कर ली। अब आगे ये जो साइन है ये तो वैसा का वैसा रहेगा। अब ओमेगा जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ओमेगा हमें पता है 2πf के इक्वल होता है, और 2πf जो है हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन थी 25 हर्ट्ज़ की, तो वो हमने 2π इंटू 25 पुट कर लिया तो 50 पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये जो 50 पाई जो वैल्यू आई है इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर लेना है, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाती है कितनी आती है 42.24 साइन ऑफ 50 पाई टी। सो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 42.4 साइन 50 पाई टी। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 9। RMS वैल्यू ऑफ द करंट गिवन बाय I इज इक्वल टू 10 + 5 cos ऑफ दिस। ठीक है, सो इसकी RMS वैल्यू फाइंड करनी है। तो RMS वैल्यू अब जो इस DC की है वो सेपरेट हम फाइंड करेंगे, और इसका जो पीक वैल्यू है इसकी हम सेपरेट फाइंड करेंगे। सो RMS वैल्यू आपको पता है कि पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 हम फाइंड करते हैं किसी भी साइन वेव या कॉस वेव के लिए। तो ये साइनोसाइडल है, उसके लिए हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये साटूथ के लिए था, और साइन वेव के लिए हमारे पास RMS वैल्यू क्या थी V पीक डिवाइडेड बाय √2। अब DC वैल्यू के लिए सिंपल हमने 10 डिवाइडेड बाय √2 कर देना है, और साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए हमने जस्ट इसकी पीक वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। सो पीक वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। सो 0.707 जो है हमारा इक्वलेंट बनता है 1 डिवाइडेड बाई √2। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए यहाँ पे 0.707 इंटू 10 प्लस 0.707 इंटू 5। सो ये हमारे पास 10.6 एम्पेयर जो है वो इसकी RMS वैल्यू आ जाएगी। सो 10.6 एम्पेयर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर वेव वोल्टेज वेव फॉर्म विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 वोल्ट। अब देखें, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए हमने कहा था कि RMS वैल्यू जो होती है और एवरेज वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, और इक्वल होती है किसके, पीक वैल्यू के। सो रेक्टेंगुलर वेव हो या आपके पास स्क्वायर वेव हो, आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वही उसकी RMS वैल्यू होगी। तो RMS वैल्यू जो उसकी होगी वो 10 ही होगी। सो 10 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द मीन वैल्यू ऑफ AC रिलेटेड टू पीक वैल्यू ऑफ AC बाय द इक्वेशन इज। अब यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज वैल्यू के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जो साइन वेव है उसका हमने कहा था कि ये 0.6376 जो है वो हमारे पास पीक वैल्यू के अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू बनती है या फिर मीन वैल्यू बनती है। अब 0.6376 को अगर हम रेशनल फॉर्म में लिखें, P/Q की फॉर्म में लिखें, तो वो हमारे पास बनती है 2 डिवाइडेड बाई पाई के। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाई पाई को जब आप सॉल्व करते हैं तो वो क्या बनता है 0.637। तो जो 2 डिवाइडेड बाई पाई वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास इक्वल वही फॉर्म बन जाएगी। सो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है इन द अबव केस द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस इन द सेम कंडक्टर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट द सेम टाइम विल बी। अब देखें ये जो स्टेटमेंट है
अगर आपको थ्योरी याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आरएमएस वैल्यू हम क्यों लेके आए थे, हमने क्यों डिफ़ाइन की थी आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू हमने इसलिए डिफ़ाइन की थी ताकि हम वो जो डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है वो प्रोड्यूस कर सकें, बता सकें कि हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है एसी में, सेम वही हीटिंग इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है डीसी में, तो वो जो वैल्यू होती है वो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है। ये हमने डिस्कशन की थी, काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन थी। सो ये वही स्टेटमेंट है एक्चुअली, इसने हमें डायरेक्टली नहीं पूछा कि आरएमएस वैल्यू फाइंड करें, लेकिन हमने आरएमएस वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक इशू है बुक के अंदर, वो ये कि उसने हमें पीक वैल्यू नहीं दी, ठीक है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पीक वैल्यू नोन होनी चाहिए। आइदर वो पीक वैल्यू देता या फिर वो हमें कोई वेव फॉर्म दे देता जिससे हम उसकी पीक वैल्यू फाइंड करते, लेकिन इसने कोई भी, मतलब कि अबव केस की बात कर रहे हैं, अबव केस में हमारे पास पीक वैल्यू जस्ट आई नॉट है, ठीक है। सो आई नॉट एक अननोन वैल्यू है, इसका हम एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए हमने ये एज्यूम किया कि हमारे पास इसकी जो पीक वैल्यू है वो 200 है, ठीक है। अब क्योंकि आंसर में वोल्टेज में गिवन था, तो हमने ये कह दिया कि हमारे पास जो पीक वैल्यू है वो 200 वोल्ट है। सो उसका हमने क्या किया, आरएमएस वैल्यू फाइंड की 0.707 ऑफ 200। सो उसने हमें क्या आंसर दे दिया, 141.4 वोल्ट आरएमएस, ठीक है। सो ये हमें ख़ुद से एज्यूम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो बुक वाला आंसर है वो आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले से आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है इसके आंसर्स की वो 3 है, ठीक है, कि 3 डिफरेंट आपके आंसर आ सकते हैं। अब 3 आंसर कैसे आएंगे, मैं तीनों आंसर आपको बता दूंगा। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बतानी ज़रूरी है कि जो बुक में जो की के अंदर आपका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। बुक के अंदर जो की का ऑप्शन जो है वो 1/1000 जो है वो गिवन है, जो कि कम्प्लीटली एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा अब जो बाकी 2 केसेस बनते हैं वो कौन से बनते हैं वो समझा लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने कहा जी हमारी जो करंट की इक्वेशन है वो I = 100 sin ωt है ठीक है। अब यहाँ पे हमने पीक वैल्यू हमने बता दी कि कितनी है, 100। अब उसने कहा जी इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ 25 हर्ट्ज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द करंट टू राइज टू 50 एम्पेयर। अब एक साइनोसाइडल वेव है, ठीक है, साइन वेव गिवन है हमें, और 100 जो वैल्यू है इसकी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अचीव होती है T/4 टाइम पे, ठीक है। T/4 टाइम का मतलब ये है कि जब साइन वेव है तो ये अपनी जो ज़ीरो वैल्यू है वो रिपीट करेगा एट T टाइम्स, मतलब कि जब इसकी जो ज़ीरो वैल्यू होगी एक दफ़ा वो ज़ीरो टाइम पे करेगा, एक दफ़ा वो T टाइम पे जाके अपनी वैल्यू को ज़ीरो करेगा। तो उसका मतलब ये है कि T/2 टाइम्स पे आके इसकी वैल्यू जो है वो हाफ़ हो जाएगी, ठीक है। और हाफ़ होने के बाद जो पीक वैल्यू अचीव होगी वो हमें T/4 टाइम पे अचीव होगी, ठीक है। सो T/4 टाइम पे ये जो वैल्यू एक्चुअली पीक वैल्यू आती है वो T/4 टाइम पे आपकी वैल्यू ये वाली आती है। लेकिन हमें हमसे वो पूछ रहा है कि 100 की वैल्यू हमने नहीं बतानी, बल्कि 100 से भी हाफ़ आपने करनी है 50 एम्पेयर की। सो 50 एम्पेयर की वैल्यू कब आएगी। सो इसका एक तरीका तो ये है कि आप उसको ग्राफिकली, ठीक है, मैं आप ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकली आप इसको सॉल्व करें। तो T/4 टाइम पे अगर 100 है तो T/8 टाइम्स पे जाके वो आपको 50 एम्पेयर देगा, ठीक है। अब उस तरह अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, देखें जी, सबसे पहले T फाइंड कर लेते हैं। T फाइंड करने का तरीका ये है कि 1/25 हर्ट्ज़ जो कि गिवन था, सो 1/25 हर्ट्ज़ हम करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कितना, 0.04 का। अब 0.04 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 0.04 को 8 से डिवाइड इसलिए करें ताकि हमें 50 एम्पेयर की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पे आप देखें 1/200 ऑप्शन हमारा आ गया। सो ये पहला केस था जो कि हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वेव फॉर्म हम ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बुक में आपका ये वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट था, ठीक है। इसको फिलहाल क्योंकि बुक में ऑप्शन नहीं है, इसको हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है बुक के अंदर वो है 1/300 का, ठीक है। और 1/300 अब कैसे है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि 100 sin ωt हमें वैल्यू नोन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज़ की नोन है और करंट हमें 50 एम्पेयर पे फाइंड करना है। तो इसको हम 50 एम्पेयर को हम I की जगह पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 यहीं पे होगा, ओमेगा की वैल्यू 2πf है, सो 2π और 25 जो है वो हमें नोन था। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 = 100 sin of 50πt,
ठीक है। सो ये जो 100 है इसको हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो जब ये इधर डिवाइड होगा तो हमारे पास 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखें, अब 1/2 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 50 पाई टी, ठीक है। साइन ऑफ 50 पाई टी जो है ना, ये देखें हमें पता है जो 1/2 है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन पाई बाई 6 के, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेज साइन पाई बाई 6 गिव्स 1/2। सो मैंने 1/2 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लिया, साइन पाई बाई 6। सो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो गए, पाई बाई 6 मेरे पास बच गया और 50 पाई टी यहाँ पे बच गया, क्योंकि मैंने टाइम फाइंड करना है ना, किस टाइम पे आके 50 एम्पेयर करंट होगा। सो मैंने टी को यहाँ पे सेपरेट करना है, तो पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये 50 इस तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30, मतलब 300 टाइम मुझे 1/300 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन की के अंदर आपके पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। सो पॉसिबल जो 2 केसेस बनते थे, जो 2 आंसर बनते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। की के अंदर आपका जो आंसर है वो 1/1000 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर एनटीएस में या पीटीएस वगैरह में ये एमसीक्यू आता है तो फिर आप की को ही फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें क्यूरीज वगैरह भेज के आपको जो है ना कोई कुछ चीज़ हासिल नहीं होनी। तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर एनटीएस के अलावा अगर ये टेस्ट ये एमसीक्यू अगर किसी और टेस्ट में आपके लिए आता है, जैसे कि प्यास के लिए या फिर एटॉमिक एनर्जी में किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे फिर आप जो है 1/300 का ऑप्शन लगाएं, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका आंसर जो है वो पहले वेरीफाई करती है, उसके बाद वो टेस्ट के अंदर देती है। सो वो जो टेस्टिंग एजेंसीज है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर प्यास में, नेस्कॉम में या इस तरह की जितनी भी बाकी टेस्ट हैं जहाँ पे आपके जो आंसर्स है पहले वो वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद वो पेपर में दिए जाते हैं, तो उस जगह पे आप 1/300 का जो आंसर है ऑप्शन है वो लगाएं। लेकिन अगर एनटीएस में आप अपीयर होंगे, ठीक है, तो एनटीएस के लिए फिर आपकी ये जो की है आपने उसी को फॉलो करना है। सो 1/1000 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू की। उसके बाद नेक्स्ट है द वोल्टेज V इज इक्वल टू 90 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 161.5 डिग्री, ठीक है, मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ साइन फंक्शन। अब देखें साइन के जो 4 ऑप्शन गिवन थे वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन में हमने कन्वर्ट करना है। अब पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखें आप कॉस, यहाँ पे आप कॉस पे हैं और आपने साइन पे जाना है, तो आपने क्या करना है, कॉस की जो एंगल की जो भी वैल्यू है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो भी वैल्यू है उसमें आपको 90 डिग्री उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री जब आप माइनस करेंगे तो तब आपका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब देखिए ये जो -165 है ना, यहाँ पे आपने इस माइनस को नहीं देखना, बल्कि आपने जस्ट इस वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये वैल्यू जो गिवन होगी इसमें से आपने 90 डिग्री को माइनस कर देना है, तो आपके पास साइन का पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉस की कोई भी वैल्यू होगी उसमें से मैंने -90 डिग्री करूँगा तो मेरे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। सो 161.5 - 90 हमें जो है वो देता है -71.5। सो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। बाकी जितनी कन्वर्जन है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ द EMF इज़ गिवन बाय, ठीक है, ये हमें EMF की इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। यहाँ पे EMF नहीं होना चाहिए, एक्चुअली करंट होना चाहिए, लेकिन यह है कि अब वो हमसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है हमारा। देखिए अब एम्पलीट्यूड के लिए हमने ये कहा था कि हमारे पास जो साइनोसाइडल वेव होती है वो IM साइन ऑफ ओमेगा टी होती है, ठीक है, जिसमें IM की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे एम्पलीट्यूड को। अब यहाँ पे आप देखें IM तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये जो R स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये भी कांस्टेंट है, ये जो L स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जितनी वैल्यूज है ये सारी की सारी कांस्टेंट है। जो टाइम के साथ चेंज हो रही है वैल्यू वो जस्ट आपकी ये वाली है, ठीक है, 2 ओमेगा टी, जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो जो वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही होती है वो हमारी एम्पलीट्यूड में काउंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा IM √R स्क्वायर + 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा एक एम्पलीट्यूड है। सो ऑप्शन जो है आपका इसमें वो पूछ रहा है कि आपसे द एम्पलीट्यूड इज़ गिवन बाय, सो एम्पलीट्यूड आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।
उसके बाद वो कह रहा है इन द अबव प्रॉब्लम द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज़, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आपने फाइंड करनी है। अब आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है, या एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। अब ओमेगा उसने यहाँ पे हमें नोन था कितना था 2 पाई 2 ओमेगा, सो 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई जो है वो आपको यहाँ पे हमने लिख दिया 2 ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ओमेगा डिवाइड बाई पाई जो है वो आपका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। सो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन ये एक यहाँ पे मैं करेक्शन थोड़ी सी कर लूँ, ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ तो कर लिया लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुक में जो उसके ऑप्शन थे कि वो गलत है, ठीक है, ये जो ऑप्शन एक्चुअली है ये गलत है, ठीक है, लेकिन ये कैसे आया हुआ है ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास अगर ओमेगा जो है वो 2 ओमेगा हो जाता है तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 पाई एफ नहीं बनती बल्कि वो 4 पाई एफ बन जाती है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है। लेकिन जो भी है हमें की को फॉलो करना पड़ेगा। सो की के अकॉर्डिंग आपका ये जो सोल्यूशन है ये यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए काफ़ी है ये एमसीक्यूज़। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं ये डिस्कस कर लेंगे।